पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा टी20 कल खेला जाएगा बे ओवल के अंदर। इस प्री वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यह है, जो तीसरे टी20 के बाद हुआ उसको डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये तीसरा टी20 शायद पाकिस्तान क्रिकेट का डिफाइनिंग मूवमेंट है। डिफाइनिंग मूवमेंट इस वजह से कि पाकिस्तान पिछले 3 साल से जिस तरह की लो स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलता आ रहा है, जिस तरह की 90s से भी पीछे की क्रिकेट खेलता आ रहा है, जिसमें 60 ओवर्स होते थे और तब भी जाकर कहीं 200 सवा 200 स्कोर होता था, और यह सिचुएशन पाकिस्तान 50 ओवर्स गेम और टी20 गेम्स में खेलती हुई नजर आ रही थी। आप पहले 6 ओवर्स की बात करें टी20 के अंदर, या पहले 15 ओवर्स की बात करें, यानी कि पावर प्ले के हवाले से अगर बात करें तो आपको शायद लोएस्ट टोटल्स देखने को मिलते थे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इस टी20 ने पाकिस्तान की क्रिकेट को 360 डिग्री चेंज किया है। इसलिए इस मैच को जीतने के बाद जहां पाकिस्तान ने कई रिकॉर्ड लगाए, जिसमें पाकिस्तान ने फास्टेस्ट अपना पावर प्ले का स्कोर किया, 6 ओवर्स में 75 रन स्कोर किए, और पाकिस्तान ने फास्टेस्ट 100 स्कोर किया टी20 का अपना, जो 8.1 ओवर्स में किया, यानी कि 49 बॉल्स में 100 स्कोर किया। तो पाकिस्तान ने 16 ओवर्स में 200 प्लस रन स्कोर भी किए, और पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने टी20 की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर की 44 बॉल्स के अंदर। लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, उसके बाद जो ट्वीट्स थे वो बहुत मायने खेज थे, और जिन लोगों ने ट्वीट किए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कप्तान सलमान अली आगा का जो ट्वीट है उसको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। सलमान अली आगा ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में वो कहते हैं, माय बॉयज आर्ट जस्ट हियर टू मेक अप द नंबर्स। ये एक मैसेज है, ये पहली ही स्टेटमेंट मैसेज है। पूरा बाकी ट्वीट आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक मैसेज दे दिया है कि भाई, इससे पहले जो मोड ऑफ क्रिकेट खेली जाती थी वो अपने नंबर्स के लिए चल रही थी, वो अपने रिकॉर्ड्स के लिए चल रही थी। वो सबको पता है कौन खेल रहा था। मैं उस बंदे के, उस प्लेयर के, उन प्लेयर्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट के खिलाफ हूं। उन्होंने बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनने दी, जिस वजह से पाकिस्तान को अब ये तकरीबन पूरी इनएक्सपीरियंस टीम के साथ न्यूजीलैंड में टी20 खेलना पड़ रहा है। लेकिन इस टीम में जो पोटेंशियल मौजूद है, अगर इसको सपोर्ट किया जाए, सलमान अली आगा भी कहते हैं अगर इसको सपोर्ट किया जाए तो ये मैच विनर्स हैं, चैंपियंस हैं। खैर, इस ट्वीट से आगे चलते हैं। फिर इसी टीम के मेंबर शादाब खान, जो कि खुद अभी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं की लेकिन टीम का हिस्सा बने हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस, उसकी भी एक ट्वीट जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, सो हैप्पी फॉर हसन नवाज, दिस इज द ब्रांड ऑफ क्रिकेट वी वांट टू प्ले इन टी20। भाई, इससे पहले जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे थे वो कौन लोग थे, जिसके आप खुद वजीर थे? उसी ने पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनने दी, अनफॉर्चुनेटली। बहुत बड़ा प्लेयर, लेकिन खुद गर्ज सेल्फिश प्लेयर है वो। ये कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है। बाबर आजम के फैंस, मैं भी फैन हूं, मैं फैन रहा हूं उसका, लेकिन पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बाबर आजम से कहीं ऊपर है, इन लड़कों से बहुत ऊपर है। अगर हम सिर्फ बाबर आजम को एक सेंटर बना लेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का, तो वो तबाही की तरफ लेके जा रहा था। उसने एक टीम, एक जत्था बनाया हुआ था, उसके अलावा किसी टीम, किसी भी प्लेयर को टी20 के हो या ओडीआई के हो या टेस्ट मैचेस के अंदर हो, वो लड़का कोई दूसरा आ ही नहीं पा रहा था। अभी भी इस टीम के अंदर कुछ लड़के हैं जो डिजर्व नहीं करते। साहबजादा फरहान, जिसने अभी सेंचुरी जबरदस्त की पाकिस्तान टी20 कप में, एक 62 बड़ी जबरदस्त रन स्कोर किए वहां पे पाकिस्तान टी20 कप में, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, वो प्रॉपरली डिजर्व करता था चांस। लास्ट न्यूजीलैंड टूर में जब शहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, तब भी उसको प्रॉपरली मौका नहीं दिया गया। मेरा ख्याल था कि इस सीरीज के अंदर उसको प्रॉपरली मौका दिया जाना चाहिए था। चलिए अभी फखर जमान पे आते हैं। फखर जमान, जो अभी इस टी20 या इस साइड का हिस्सा नहीं रहे, इंजर्ड थे, वो ट्वीट करते हैं, इनक्रेडिबली प्राउड ऑफ पाकिस्तान परफॉर्मेंस टुडे। दिस इज द टाइप ऑफ इंटेंट एंड माइंडसेट दैट इज नीडेड टू चेज बिग टास्क्स, टोटल्स। ये फखर जमान कह रहे हैं। तो भाई, कौन था जो बड़े टोटल्स नहीं होने दे रहा था, जो बड़े टोटल्स चेज करने में रुकावट था? ये सब ट्वीट्स जो है ना, ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत से जो है ना आपको मैसेजेस दे रहे हैं। अभी जो मैंने साहबजादा फरहान की बात की, उस बारे में सोहेब मकसूद, जो खुद अभी जो है एक्स क्रिकेटर्स रह चुके हैं, अभी डोमेस्टिक तो कभी खेलते कभी नहीं खेलते, खैर ओवरऑल वो तकरीबन छोड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं साहबजादा फरहान को चाहिए कोई पेड पीआर एजेंसी को ज्वाइन करे। पता भी नहीं कि ट्विटर पे वो क्या क्या कर रहा है नेशनल टी20 में, वरना यहां तो कुछ प्लेयर्स 2-3 सिक्सर मार लें तो हमें 1500 रील्स नजर आती हैं।
इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रेजेंस को बना के रखें। अगर आप अपने पीआर एजेंट्स रखेंगे तो शायद वो एक चौका या एक छक्का वो बार बार आपको देखने को मिलेगा और आपका माइंड बनाया जाएगा कि भाई यही है, यही बेहतरीन है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इन लड़कों में बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि पाकिस्तान को आगे जाके बहुत सी फतूहात दिलवा सकते हैं। जो माइंडसेट पाकिस्तान को डिस्टर्ब किया हुआ था ओडीआई वर्ल्ड कप में, टी20 वर्ल्ड कप में, चैंपियंस ट्रॉफी में, अब उस माइंडसेट को ब्रेक किया है इस एक टी20 ने। खैर, अब बात आती है चौथे टी20 के ऊपर। ये चौथा टी20 इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान ने जो आइस ब्रेकिंग परफॉर्मेंस दी है अभी तीसरे टी20 के अंदर, यार उसको कितना पाकिस्तान कैरी कर सकेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो चौथा टी20 है ये डिसाइड करेगा कि जो भी तीसरा टी20 था जिसको बहुत से लोग फ्लूक कह रहे हैं, क्या वो फ्लूक था या वाकई इन लड़कों में पोटेंशियल मौजूद है और यही परफॉर्मेंस आपको आने वाले दो टी20 में देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर पाकिस्तान में पीएसएल है, फिर बांग्लादेश सीरीज है, फिर ऑनवर्ड्स बहुत सी सीरीजें आगे, फिर आपका एशिया कप है सितंबर में, फिर आपका जो है टी20 वर्ल्ड कप है। तो ओवरऑल एक फ्रेम ऑफ माइंड बनेगा इन लड़कों के अंदर। अभी साइम अयूब मौजूद नहीं है, अभी फखर जमान मौजूद नहीं है, अभी वो लड़के आएंगे, ये टीम में एडजस्ट होंगे, तो ये टीम में कितनी स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये सोचने की बात है, ये देखने की बात है। अभी ये जो हसन नवाज की इनिंग थी या उससे भी पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मोहम्मद हारिस की इनिंग को कहता हूं, क्योंकि अभी बहुत से लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज का टुल्ला लगा। मैं उसके पहले कुछ ओवर्स को कंसीडर नहीं करता। वहां पर वो वाकई क्लूलेस था, वहां पर वो वाकई उसे कोई समझ नहीं। कई शॉट्स थे जो उसके प्रॉपर नहीं थे, जिसपे उसको काम करना पड़ेगा। लगा कि यार वो या तो इसी कश्मकश में है कि मैंने तेज खेलना है, बस शॉट्स लग जाए मुझसे, मुझे ये मौका मिल गया मैं इसको ग्रैब कर लूं, ये निकल ना जाए, वो इस जल्दी में नजर आ रहा है। जैसे ही थोड़े से शॉट्स लगने शुरू हुए, जब वो क्रीज पे खड़ा होना शुरू हुआ, तब उसने स्पिनर्स को भी अच्छा मारा, तब उसने फास्ट बॉलर को भी सामने अच्छे छिक्के मारे। तो यही बात है, हसन नवाज को विकेट पे टाइम लेना पड़ेगा, अपने फुटवर्क के साथ जाना पड़ेगा। ये नीचे उतर के प्री जो है ना मेडिटेटिव जो शॉट्स है ना, वो पहले से डिसाइडेड शॉट्स जो है ना वो नहीं चलेंगी। आपको देखना पड़ेगा बॉल कहां पे है, आपने कहां शॉट मारना है, वो बॉल आपकी स्ट्रेंथ में है या नहीं है, वो आपकी वीकनेस में तो नहीं है। आज आपने एक दो शॉट्स मारे, ऊपर लगे, हवा में गिरे, वो नहीं कैच हुए, लकी रहे, लेकिन उसके बाद आपने फौरन सीखा कि भाई जो बाउंसर आ रहा है मैं उसको अपर कट मारूं। यही बात है, यही सीखना है आपने। अपने सिचुएशन को असेस करना है कि भाई ये सिचुएशन आपको कितना मैक्सिमाइज करने की इजाजत दे रही है। और मोहम्मद हारिस की जो इनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, उससे कंट्रोल्ड इनिंग खेली, वो एक ही बड़ा शॉट खेला जिसपे वो आउट हुआ, उसके बाद उसके तीनों छिक्के चेक करें, बहुत आउटस्टैंडिंग थे। स्कूप शॉट की बात करें, सामने छिक्के की बात करें, मिड विकेट भी स्पिनर को छिक्का मारा उसने, और उनके कप्तान को आते साथ ही जो बॉलर पाकिस्तान के अंदर या इधर चैंपियंस ट्रॉफी में मुसीबत बना हुआ था पाकिस्तान के लिए, उसने पहली बॉल पे उसको आराम से छिक्का मारा मिड विकेट पे। तो ये इंटेंट है, यही चीजें हैं जो पाकिस्तान को कैरी करनी है आगे। अगर आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उस हार को भुलाना है और आपने नया स्टार्ट करना है इस टी20 वर्ल्ड कप के लिए या एशिया कप के लिए, तो भाई ये इंटेंशन है। ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ये फुल ऑफ रिस्क भी है, लेकिन अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली बहुत चांसेस होते हैं कि आप बड़े रन्स करें। आपको अपनी टेक्निक को नहीं भूलना, ये लाजमी नहीं कि आप बड़े शॉट्स मारें तो टेक्निकली लूज होना शुरू हो जाए। अगर आप टेक्निक्स के साथ बड़े शॉट्स मारें तो बहुत से चांसेस होते हैं कि भाई आप अच्छे रन्स करेंगे। ठीक है, कई जगहों पर आप रुथलेस होते हैं, आउट ऑफ द टेक्निक जाते हैं, लेकिन वो कम हो जाएगा, आपके रिस्क के चांसेस आउट होने के जो है वो कम होंगे। खैर, अब चौथे टी20 पे बात करते हैं जो ओवल बे ओवल में खेला जाएगा। यहां पर इस ग्राउंड के अंदर अगर बात कीजिए, सबसे बड़ा हाईएस्ट टोटल है वो है 240 रन, वो न्यूजीलैंड ने किया था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। इस ग्राउंड के ऊपर टोटल जो 14 मैचेस खेले गए हैं, 10 मैचेस उस टीम ने जीती हैं जिसने पहले बैटिंग की है, एक मैच उस टीम ने जीता जिसने बाद में चेस किया, और 3 मैचेस नो रिजल्ट्स में रहे हैं। और पाकिस्तान ने इस ग्राउंड के ऊपर एक मैच खेला है 2018 में और 18 रन से पाकिस्तान जीता था। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो 2018 में मैच जीता था वो पहले बैटिंग करके जीता था, और पाकिस्तान उनमें शामिल था जिन्होंने पहले बैटिंग की थी। लेकिन अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर अभी कोई ट्रस्ट नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान की बैटिंग ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, तो कोई मुबर्रा नहीं कि पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ले, शायद पाकिस्तान चेस में चला जाए। और ये पाकिस्तान मोमेंटम इस तरह का बना सकता है
क्योंकि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है। यही चीज है, ये उसकी फेवर में भी है और बहुत ज्यादा नुकसान में भी है कि भाई नहीं पता। मतलब यह कि कॉन्फिडेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है परफॉर्मेंस के अंदर। तो वो ब्लैक हॉर्स होना, वो डार्क हॉर्स होना कोई अच्छी चीज नहीं है। आपको बड़ा प्रिडिक्टेड होना चाहिए कि भाई ये तो टीम आई है, इसके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी भी गूगल के ऊपर जाके देखें तो अभी भी 63% चांसेस न्यूजीलैंड के विन परसेंटेज आ रही है और 37% पाकिस्तान की आ रही है। इस ग्राउंड के ऊपर इंडिविजुअल सबसे बड़ा स्कोर है सूर्य कुमार यादव का 111 नॉट आउट 2022 में उसने किया था। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी, इंडियंस को याद होगी। और अगर मैं बात करूं यहां पर बॉलिंग फिगर, तो वो भी इंडियन बॉलर थे, उन्हीं की बेहतरीन फिगर है। यहां पे 4 विकेट्स उन्होंने हासिल की थी उसी टूर में 2022 के अंदर। ओवरऑल चांसेस पाकिस्तान के हैं, लेकिन इन लड़कों का परफॉर्म करना जरूरी है। ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और फ्यूचर के अंदर जब साइम अय्यूब और फखर जमान वापस आते हैं तो इन लड़कों का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं हमें राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। साइम अय्यूब को आते हुए, क्योंकि अभी वो वापस आ रहे हैं इंग्लैंड से, आके पीएसएल का हो सकता है पूरा फेस खेले या आधा खेले, अभी श्योर नहीं है, लेकिन वो अवेलेबल जरूर होंगे पीएसएल के लास्ट हिस्से के लिए। तो वो अगर पाकिस्तान टीम में वापस आते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि अगर वो पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं तो उनको डायरेक्टली खिलाने के चांसेस होने चाहिए एक आध मैच के बाद। लेकिन अगर वो पीएसएल में परफॉर्म नहीं कर पाते तो फिर उनको टीम के साथ रखा जाए ताकि वो दोबारा माहौल में एडजस्ट हो, उसके बाद देख के कहीं पे मौका दिया जाए जहां पर आसान हरीफ हो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना है, वहां पर उसको मौका दिया जा सके, पाकिस्तानी सिचुएशंस होंगी तो यही लड़के जो यहां पर खेल रहे हैं तो वो पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा अच्छा खेल सकते हैं। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि पाकिस्तान ये सीरीज फिनिश कैसी करता है। फखर जमान को मेरा ख्याल है कि आप मिडिल ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इन 3 लड़कों को ऊपर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि फखर जमान बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान साइड का। वो स्लो भी खेल सकता है, वो तेज भी खेल सकता है, वो प्रेशर हैंडल भी कर सकता है। तो पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए अगर आप रखें अब्दुल समद, इरफान खान नियाजी, जो है इसको फखर जमान को, सलमान अली आगा, तो ये 4 प्लेयर वो प्लेयर हैं जो अगर रन्स करें तो भाई साहब ये अकेले खड़े होकर 6 छक्के भी मार सकते हैं। अपनी पूरी इनिंग की मैं बात करूं, फखर जमान तो उन प्लेयर में है कि जो अकेला खड़ा हो तो एक ओवर में 6 छक्के भी मार सकता है, और अगर टाइम लेना हो तो ये लंबा भी खेल सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ये है। अभी अब्दुल समद और इरफान खान नियाजी ने अपने आप को प्रूव करना है, इसलिए इनको सपोर्ट चाहिए ऊपर से सीनियर की। सलमान अली आगा और फखर जमान को अगर मिडिल ऑर्डर में आप रखें तो ये बेहतरीन ऑप्शन होगी, और ये 3 जो आपके पास ओपनर्स होंगे वो यही होंगे, साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस और उसके साथ हसन नवाज। और हसन नवाज की टेक्निक पे मुझे थोड़ी फॉल्ट नजर आ रहा है, जिसको अगर वो जितना जल्दी इंप्रूव करेंगे ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उनके अपने लिए बहुत बेहतर है। इस चौथे टी20 पे पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत ज्यादा इन्हिसार है कि पाकिस्तान वाकई वो करने में कामयाब हो गया है जिसकी कोशिश की जा रही थी, जिसकी हर कोई बात कर रहा था, जिसका हर बंदा, एक रेडी वाला भी बात कर रहा था कि भाई इंटेंट नजर नहीं आ रही, हमें वो पावर नजर नहीं आ रही। मैं बाबर आजम के खिलाफ नहीं हूं, मैं मोहम्मद रिजवान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने किया मैं उस चीज के खिलाफ हूं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को स्टैब्लिश नहीं होने दिया अगले सालों के लिए, सिर्फ अपनी जगह के लिए। ये देख रहे हैं साइम अय्यूब बाहर गए, पीछे से 2 नए लड़के हैं, उन्होंने अगर ये दोबारा परफॉर्म कर लेते हैं दोनों इनिंग्स में, दोनों मैचेस के अंदर, ये चौथे और 5वें टी20 पाकिस्तान को सीरीज जितवा देते हैं अपनी बैटिंग से, तो भाई साइम अय्यूब कहां स्टैंड करेगा इनके सामने। इन्होंने अपनी प्लेस बना ली। यही डर था बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेलते थे, वो स्कॉटलैंड के खिलाफ भी खेलते थे, वो आयरलैंड के खिलाफ भी खेलते थे, वो यूएसए के खिलाफ भी खेलते थे, वो हर छोटी टीम के खिलाफ खेलते खेलते खुद छोटे होते जा रहे हैं, करैक्टर के लिहाज से, अपने इनिंग्स के लिहाज से। सो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अहम मरहले पे खड़ी है इस वक्त। ये डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का कि पाकिस्तान दोबारा स्टैब्लिश हो रही है। क्या पाकिस्तान वो जो एक गहरी खाई में चली गई थी, क्या उससे वापस आ रही है? कि जो डाउनफॉल हुआ था तो अब राइज आ रहा है, स्टार्ट हो गया है, क्या वो झलक हमें मिल गई है? ये अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज पूरी इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग से ये सीरीज जीतता, मैं बॉलिंग की बात नहीं करूंगा, बॉलिंग में पोटेंशियल शहनशाह अफरीदी मुझे मेरे लिहाज से जगह नहीं उनकी बनती, लेकिन उनको जगह दी जाएगी। अगर पाकिस्तान अपनी बैटिंग से सीरीज जितवाता है तो ये ओपनर स्पेशली और मिडिल ऑर्डर्स में इरफान खान नियाजी और अब्दुल समद, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त साइन है। पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज है, उसके बाद फिर आपके पास जो एशिया कप है वहां पर आप इंडिया के खिलाफ कम से कम 2 मैचेस तो खेल रहे हैं, तीसरा भी हो सकता है।
तो देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को अभी चौथे और पांचवें टी20 में उनकी दुआएं उनको देनी चाहिए। जो लोग अभी बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी पीआर टीम, कुछ अगर इस तरह के ट्वीट्स हमें देखने को मिलते हैं या इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं कि नहीं जी ये फेल हो जाएं, तो मेरा ख्याल है ये चंद आध लोग हैं, सब नहीं है, ये सबको रिप्रेजेंट नहीं करते, हमें उन्हें हाईलाइट भी नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।